गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एन एसी जनरेटर और अ डायनमो। डायनमो या एसी जनरेटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोर पर्टिकुलरली एन एसी में। ऐसे डिवाइस को हम एसी जनरेटर या डायनमो कहते हैं। अब ये बनाया किसने था? एक यूगोस्लाविया के एक साइंटिस्ट थे, एन टेस्ला उनका नाम है, एन टेस्ला। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिज़ाइन किया था, इसको डिवाइस किया था। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा है, उस समय हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेल्फ इंडक्शन होती है कि व्हेनेवर a magnetic flux linked with a coil changes, an induced EMF is produced in the same coil, and that is the self induction. So AC जनरेटर जो होता है ये इसी जो सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है कि एक कॉइल के जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है उसका, तो उस कॉइल के बीच में से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस कॉइल को हम मैकेनिकली उसको हम घुमाते हैं। जैसे ही हम उसको घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल विल चेंज और इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा जनरेटर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रिंसिपल इज द सेल्फ इंडक्शन। ओके, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें सबसे तो पहले हमारे पास ऐसे एक कॉइल होगी जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, रेक्टेंगल टाइप की ए बी सी डी। एक ऐसी कॉइल है जिसमें काफ़ी सारे टर्न्स हैं और इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटी हुई है, और ये इस तरीके से है कि ये इस एक्सिस के अक्रॉस ये रोटेट हो सकती है। ये इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस के अक्रॉस इसको रोटेट हम कर सकते हैं, और इसको आर्मेचर कहते हैं। आपने ये नाम सुना भी होगा काफ़ी। जब मोटर हमारी ख़राब होती है तो कई बार जो अंकल ठीक करने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं इसका आर्मेचर ख़राब हो गया है, जो आर्मेचर जल गया है। इट मीन्स कि ये जो कॉइल जो है तो ये डिफेक्टेड हो गई है, ये जा तो कहीं से ब्रेकआउट हो गई है, जा इसका इंसुलेशन ख़त्म हो गया और ये सारी एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया इसने। सो उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है, इसमें हम लगाते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया होता है। सपोज कर लो ये एन है, ये एस है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पोल पीसीज हैं इधर और उधर। उसके बाद तीसरा नंबर इस पे क्या है, यहाँ स्लिप रिंग्स रहती हैं, ये और ये। इसको S1 और S2 नाम दे दो जी आप। स्लिप रिंग्स हैं जो मेटल के बने हुए हैं और इस कॉइल के साथ अटैच हैं, जो इस एक्सिस के अक्रॉस स्लिप रिंग्स भी घूमेंगे जब ये कॉइल घूमेगी ऐसे गोल। फिर उसके बाद और क्या रहता है, और इनके अक्रॉस जहाँ पर ब्रश बने रहते हैं, यहाँ ये और एक इसके साथ भी B1 और B2 ब्रश रहते हैं। अब ये ब्रश क्या चीज़ हैं? ये कार्बन के ब्रश हैं, जब वायर के ब्रश हैं, वायर के ब्रश हैं जो कि स्टेशनरी हैं, स्टेशन रहेंगे, और ये S1 और S2 के अगेंस्ट ये रब होते चलेंगे जब ये घूमेगी। तो मतलब कहने का कि जो करंट इसके बीच में से फ्लो हो रही है वो ये B1 और B2 ब्रश जो हैं इसके थ्रू जो यहाँ से निकल करके ये बाहर आ जाएगी हमारे एक्सटर्नल सर्किट में। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हमने बना दिया RL, सपोज कर लो ये एक्सटर्नल सर्किट है हमारा।
तो ये B1 और B2 स्टेशनरी हैं, S1 और S2 जो है तो वो इस कॉइल के साथ गोल गोल घूमते रहते हैं, और S1 S2 जो स्लिप रिंग्स हैं ये जो B1 B2 के साथ ये क्या होते हैं, रगड़ खाते चलते जाएंगे, और सो दैट अब चूंकि मेटल की हैं दोनों चीज़ें, इसलिए करंट दोनों में से क्रॉस कर जाती है। ये इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, ये काम कैसे करता है। वर्किंग की जब तक बात है, सपोज कर लो इसी पोजीशन में जो हमारा जनरेटर था, हमने क्या किया, इधर हमने कुछ ऐसा मैकेनिकल पार्ट हमने ऐसा लगाया। अब यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आपने नाम सुना होगा, जैसे हमारे सलाल प्रोजेक्ट यहाँ एक चलता है, बाकी उड़ी में है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कॉइल को हम एक टरबाइन के जरिए घुमाते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं डैम में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, ऊपर से उस पानी को फ्लो होने दिया जाता है थ्रू पाइप, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, एंड द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब उसमें इतनी मैकेनिकल एनर्जी है कि वो इस कॉइल को घुमा देगी। यहाँ पर हमने टरबाइन लगाया रहता है तो उसके साथ ये घूमता है और ऐसे बिजली जो हमारे घरों को रोशन करती है। अदरवाइज जो आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब कोई फंक्शन होता है तो वो टेंट हाउस वाले अंकल जो होते हैं उनके साथ एक वो टायर पर इंजन लेकर के आते हैं, वो डीजल इंजन होता है या पेट्रोल इंजन होता है, जैसी भी उनके पास व्यवस्था बन पड़े। डीजल इंजन तकरीबन इस्तेमाल किया जाता है, किर्लोस्कर का करके आता है, और एक्चुअली किर्लोस्कर वो कंपनी है, उस इंजन का नाम नहीं है, तो वो डीजल इंजन है सिंपल सारा। तो डीजल इंजन क्या करेगा, जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो उसका फ्लाई व्हील घूमता है, और उस फ्लाई व्हील के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं इस कॉइल को। यहाँ पर फ्लाई व्हील रहेगा और ये जब फ्लाई व्हील घूमेगा तो ये एक्सिस जो है तो इसका ये इस एक्सिस के अक्रॉस ये हमारी कॉइल जो है तो ये भी घूमना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये कॉइल घूमने लगेगी, सपोज कर लो ये ऐसे थी कॉइल जब हमने इंजन स्टार्ट किया तो क्या हुआ, ये पहले ऐसे आएगी, तो जैसे ही ऐसे थी तो ये वाला इसका सिरा और ये वाला सिरा, ये AB है ये CD है, तो ये इनसे बहुत दूर है। सो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल, दिस फेस एंड दिस फेस। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये जैसे जैसे घूम रही है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस और दिस फेस विल चेंज। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने यही बात स्टडी की थी कि वेन एवर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज और द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एंड इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप इन द कॉइल। जैसे ही इसको हम घुमाएंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनके कारण इसके बीच में से जो क्रॉस हो रही हैं वो चेंज हो जाएंगी। नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल इंक्रीज जैसे जैसे इसके पास आती जाएगी। इट मीन्स it is changing and so an induced EMF will be set up in this coil, and this current will flow through this circuit through S1, S2 and B1 and B2। अब जब जैसे यहाँ आ गई तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी पासिंग थ्रू दिस फेस एंड दिस फेस। अगर जहाँ हम इसको रोक देते हैं, अब जबकि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, फिर तो इमीडिएटली क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए जो है तो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF तो तभी फ्लो होगी जब कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर चेंजिंग और द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। तो इसलिए जब ये ऐसे घूम जाएगा दोबारा तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा डिक्रीज होगा, मतलब चेंज हो रहा है, एंड सो इंड्यूस्ड करंट विल आल्सो बी फ्लोइंग इन दिस सर्किट। अब जैसे यहाँ आकर के अगर रुक जाती है तो दोबारा करंट जीरो, अदरवाइज अगर ऐसे जाती है तो दोबारा क्या होगा, अब ये आधे फेस में तो करंट जो है तो A से
बी की तरफ जाएगी, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये ए बी चला जाएगा फेस ऊपर और ये वाला फेस नीचे, तो इसमें करंट उल्टी दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगी, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे हो जाएगी, ये सीधी नीचे आ चुका होगा। इसका मतलब जो हाफ फेस जो है उसमें करंट ऐसे रहेगी, हाफ फेस में करंट जो है तो उल्टी हो जाएगी। इट मीन्स द करंट फ्लोइंग विल बी एसी इन नेचर, एसी होगी, क्योंकि आधे फेस में वो पॉजिटिव होनी है, आधे फेस में वो नेगेटिव हो जानी है। और इसकी डायरेक्शन हम जानते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा हम इसकी डायरेक्शन को बताते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इक्वल टू n, ठीक है। फिर एरिया ऑफ द कॉइल हम मानते हैं a है। उसके बाद बी हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने ये बना रखा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी। और फाई हम मान लेते हैं विच इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि हमने जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ फाई होता है, ये हमने उसमें पढ़ा था। और इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट में इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये होता था एन इंटू बी डॉट ए, ऐसे था जी वेक्टर प्रोडक्शन का, अगर आपको याद हो तो एन बी ए इंटू कॉस ऑफ फाई था। अब हम जानते हैं कि फाई जो होता है ये ओमेगा टी के बराबर होता है, तो इसलिए जो फाई किसके बराबर हो गया, एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब आपने सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ा था, उसके मुताबिक ई जो होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किसके बराबर होती है, वो होती है माइनस डी बटे डी टी ऑफ फाई। अब इस फाई की वैल्यू यहां से यहां लगाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसे। अब यहां से जो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले आओ, माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी बचेगा, इजिकल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एन बी ए अब डी बाई डी टी ऑफ कॉस किसके बराबर होता है, माइनस साइन के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का भी होगा तो इनटू ओमेगा आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाना है, इधर लिखता हूं मैं, ये बचेगा ई वुड बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, ई की वैल्यू आ गई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, वेयर ई जीरो इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा एंड इट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द इंड्यूस्ड वोल्टेज। सो E is equal to E0 sin ओमेगा टी, ओके। अच्छा, अब हम जानते हैं कि I is equal to E बटे R होता है, तो E हमारे पास किसके बराबर है, E0 sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E0 डिवाइडेड बाय R इंटू साइन ओमेगा टी, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसको मैं लिख सकता हूं I0 साइन ओमेगा टी, तो I विल बी इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। सो वेयर, हाँ ये बात आती है, वेयर E0 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू I0 एंड इट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द जनरेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास E की वैल्यू भी आ गई है और I की वैल्यू भी आ गई है, जो हमारे जनरेटर में वोल्टेज है और जो हमारे जनरेटर में करंट फ्लो होने वाली है, दोनों की क्या क्या एक्सप्रेशंस होगी। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट द AC जनरेटर और एन AC डायनमो, जो आमतौर पर हमारे ज़िंदगी में कहीं कहीं इस्तेमाल होता है
और हमारे बच्चे इस काबिल होने चाहिए कि वो उसके बारे में कुछ जानकारी ज़रूर रखते हों। एग्ज़ाम की जगह अगर हम बात करें तो हमारे एग्ज़ाम में ये आपको लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम आपको कुछ एक इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल या MCQ भी पूछ सकते हैं। एंड आई होप अच्छे से आपके दिमाग में बैठ कर ये अच्छे से बैठा होगा। इवन इफ़ अगर कहीं कुछ दिक्कत रह गई हो, कुछ ऐसा डाउट या कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सो दैट कि जब आपकी नेक्स्ट क्लास हम लें तो उस आपके डाउट को हम एक्सप्लेन करें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।